नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 10 जून 2022 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हमारे पास में जो इश्यूज़ हैं उनमें एक तो रहेगा कि हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका क्या परफॉर्मेंस रहा है वर्ल्ड रैंकिंग में। दूसरा हम देखेंगे कि कल हमने जाना था एक्सप्लेन पेज पे कि कैंसर को रेक्टल कैंसर मतलब पेट का जो कैंसर होता है उसको ट्रीट करने के लिए एक मेथड इजाद हुआ है जिसमें कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, सर्जरी इनसे नहीं जाना पड़ा है, तो उसको हम एनालाइज करेंगे। एक रहेगा एनर्जी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कि कोल की सप्लाई हम कैसे कंटिन्यूस बनाए रखें जिससे कि आने वाले टाइम पर शॉर्टेज ना आए इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई में। एक नज़र डालेंगे हम एमएसपी वाले मुद्दे पे और बाकी एक दो पॉइंट्स और हैं वो और एडिशनल देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिटेल में। फर्स्ट आर्टिकल है टर्न अराउंड स्टोरी। आर्टिकल को लिखा है गगनदीप शर्मा जी ने। इनका ये कहना है कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 का अभी रिपोर्ट रिलीज हुआ है जिसमें इंडियन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मतलब यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो उनका परफॉर्मेंस अभी तक की जितनी भी रैंकिंग आई है उनमें सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस निकल के आया है। जिनमें आप देखो कि जो 100 प्लेसेस हैं मतलब 200 की हो गई, 500 की हो गई, वहाँ पर हमारी यूनिवर्सिटीज़ ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है। ठीक है, जिसमें आज देखो कि 7 तो नई यूनिवर्सिटीज़ ने अटेंड किया है इस रैंकिंग को। ठीक है, इस साल 2022 के कंपैरिजन में 2023 में 7 नई एंट्रीज हुई हैं। इसके अलावा 17 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने अपनी रैंकिंग को इम्प्रूव किया है और 17 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने अपने प्रीवियस ईयर पोजीशन को कंटिन्यू बनाए रखा है। ऐसे में आप देखो वर्ल्ड की टॉप हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की लिस्ट में इंडिया का इम्प्रूवमेंट देखा जा सकता है। और देखा जाए तो ये जो पिछली बार लगभग 22 यूनिवर्सिटीज़ थी टॉप रैंक्स में, अब की बार 27 यूनिवर्सिटीज़ हैं। ठीक है, अब इसमें ओवरऑल आप देखो तो ये 22 तो वो हैं वो बहुत ही शानदार परफॉर्म करने वाली। ठीक है, रैंकिंग अलग अलग पैरामीटर्स के बेसिस पे होती है। ओके, वैसे अगर देखा जाए तो 2023 की जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग रिलीज जो हुई है क्यूएस के द्वारा, क्वेकरली सिमॉन्स के द्वारा, तो 41 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिन्होंने अब इस रैंकिंग में अपनी जगह बनाई है। ठीक है, ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट एनुअल सर्वे है एकेडमिक ओपिनियन में और रेपुटेटेड सर्वे है। इसमें आप देखो यूनिवर्सिटी की परफॉर्मेंस देखी जाती है 6 पैरामीटर्स के बेसिस पे: एकेडमिक रेपुटेशन, एम्प्लॉयर रेपुटेशन, फैकल्टी स्टूडेंट रेशो, साइटेशन पर फैकल्टी, इंटरनेशनल फैकल्टी रेशो एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट रेशो। इन चीज़ों को देख करके फिर बाद में क्लियर किया जाता है। ये देखो 19th एडिशन है इस पर्टिकुलर रैंकिंग का, ये जो क्यूएस के द्वारा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग रिलीज़ की जाती है। ठीक है, इसमें इंडिया का आप देख सकते हो स्ट्रॉन्गर पोजीशन देखने को मिल रहा है। 9 इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस। देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक प्रोग्राम शुरू किया गया हुआ है, प्रोग्राम चल रहा है जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस, जिसमें प्राइवेट एंड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ को ऑटोनॉमी देना, फंडिंग देना, जिससे कि वो इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हुए और फिर बाद में अपनी रैंकिंग को और ऊपर ले जाए। तभी तो हम विश्व गुरु का जो हमारा सपना है उसको हम पूरा कर पाएंगे। जैसे हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की बात करें उसके हिसाब से, तो आप देखो टॉप 1000 की बात कर लो, टॉप 500 की बात कर लो या टॉप 200 की बात कर लो, तो ऐसे में अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली है। वैसे अगर देखा जाए तो टॉप 200 इंस्टीट्यूशंस में हमारे 3 इंस्टीट्यूशन आए हैं। एक तो आईआईएससी बेंगलुरु जो कि इंडिया में फर्स्ट रैंक पे रहा है, फिर आईआईटी बॉम्बे जो कि इंडिया में सेकंड रैंक पे रहा है, और फिर आईआईटी दिल्ली जो कि इंडिया में थर्ड रैंक पे रहा है। और वहाँ पर अगर बात करें तो ओवरऑल वर्ल्ड लेवल पे आईआईएससी का 155, आईआईटी बॉम्बे का 172, आईआईटी दिल्ली का 174 रैंक रहा है। आप देखो आईआईटी इंदौर ने भी डेब्यू कर लिया है अब की बार और 396 रैंक पे रहा है, तो ये अपने आप में बहुत ही इंप्रेसिव एंट्री हुई है। ओके, इसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस की बात करें, इस स्कीम के बारे में डिटेल में एक बार पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस की अगर हम बात करें तो आप देखो अब की बार आईएएस से आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास और यहाँ पर आप देख सकते हो आईआईटी कानपुर, ये केजीपी शायद कानपुर ही है जहाँ तक है। ठीक है, तो ओवरऑल आप देख सकते हो कि इनकी परफॉर्मेंस अच्छी हुई है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद
इनकी परफॉर्मेंस थोड़ी डिक्लाइन कर गई, और यूनिवर्सिटी ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बात करें तो उसका स्टैंड एज इट इज़ है जो पिछले साल था। ओवरऑल अगर देखो तो ये येलो शेडो में जो पॉइंट्स हैं ये हमारे लिए काम की चीज़ें हैं, ठीक है। और डिक्लाइन करने वाले भी थोड़ा सा देख लेना कि दिल्ली यूनिवर्सिटी और हैदराबाद यूनिवर्सिटी थोड़ा सा डाउन चली गई। तो ऐसी परिस्थितियाँ क्या शो कर रही हैं कि हमारे यहाँ पर एजुकेशन में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। इसके आगे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया है, जो कि 800 से 1000 की रैंक के बीच में आई है, और ये यंगेस्ट यूनिवर्सिटी है जिसने क्यूएस की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग लिस्ट में अपनी जगह बनाई है। इसका मतलब आप देखो कि कम समय में स्टार्ट हुए, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, एंट्री अपनी देनी अभी शुरू की है, और इतने कम समय में भी अपनी जगह बनाना चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने बहुत अच्छा परफॉर्म करके साबित किया है। अब देखो क्वेगली सिमॉन्स की अगर बात करें तो एम्प्लॉयर रेपुटेशन मैट्रिक की अगर बात करें तो दो नेशनल यूनिवर्सिटीज़ आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली, बोलो इन्होंने अपना रिकॉर्ड ब्रेक किया है शानदार परफॉर्म करते हुए। ये जो एम्प्लॉयर रेपुटेशन एआर मैट्रिक है इसमें टॉप 100 में फीचर किया है इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ ने, ठीक है। इनकी रैंकिंग 59 एंड 72 रही है। इसके आगे देखें तो पिछले 10 सालों में इंडियन इंस्टीट्यूशंस की अगर बात करें, इंडियन इंस्टीट्यूशन की अगर बात करें तो आप देखो कि इम्प्रूव किया है। सभी इंडियन इंस्टीट्यूशंस ने अपनी रैंकिंग को इम्प्रूव किया है। कौन से? जो टॉप 500 में फीचर हो रहे हैं। तो ये चीज़ अपने आप में बहुत ही बढ़िया थी। कल का न्यूज़पेपर हमने देखा था, उसमें फ्रंट में जो वो दी हुई थी टेबल, उसमें यही था कि टॉप 500 में कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं और उनकी रैंक क्या थी। सबके सामने ग्रीन सिग्नल था अपवर्ड एरो का, कि जो भी टॉप 500 में इंडियन इंस्टीट्यूशंस आए हैं उन्होंने पिछले साल के कंपैरिजन में इंप्रूवमेंट ही शो किया है, जो कि अब पिछले 10 साल में पहली बार हुआ है, ठीक है। अब देखो बात क्या आ जाती है, इसके पीछे कारण क्या है। देखो बात ऐसी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो एनविसाज किया हुआ है ना हमने, एक तो कि कैसे भी करके हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को रिफॉर्म में लेके आना, इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना। 34 साल के बाद में ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी, ठीक है। इसके पहले 1987 के लगभग एजुकेशन पॉलिसी थी। अब आप देख लो कितनी पुरानी एजुकेशन पॉलिसी थी जिसको हम कंटिन्यू कर रहे थे। आज ग्लोबल एजुकेशन सिस्टम को हम यहाँ पर ला रहे हैं, इंस्टीट्यूशन में एक्सीलेंस गेन कर रहे हैं, तो बोलो वो चीज़ अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कारण क्या है कि हमारे यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम जब वीक पड़ जाता है तो उसका नुकसान ये होता है कि बच्चे यहाँ की बजाय पढ़ने के लिए चले जाते हैं बाहर और वहीं सेटल हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं ब्रेन ड्रेन। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का स्टेटमेंट है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी हम इसलिए लेके आए हैं जिससे कि इस ब्रेन ड्रेन के मैनेज को रोका जा सके, ठीक है। वो बात ठीक है कि बाहर जाने वाले बच्चे सीख करके आते हैं, पर वो आते हैं बहुत कम, राइट। तो उस केस में मुद्दा जो है वो ये कि हमारे ब्रेन को यहीं पर रोका जाए। फिर देखो बात ये आ रही है, एक तो फंडिंग प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि जीडीपी का रेशो जो है उसके हिसाब से अगर देखें तो 3% के लगभग जीडीपी का रेशो अपना एजुकेशन पे खर्च होना चाहिए, ठीक है, एवरेज अगर निकाल के देखें तो। जबकि बहुत कम 1% के लगभग या उससे भी कम हमारे खर्च होता है। तो इसको थोड़ा और इम्प्रूव करने की, अब की बार थोड़ा सा इम्प्रूव हो रहा है पर और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। इसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कल हमने रिपोर्ट जो स्टडी की थी, जो फ्रंट पेज पे न्यूज़ थी, उसमें देखा था आईआईएससी का क्या परफॉर्मेंस रहा था। रिसर्च में टॉप परफॉर्म किया है, ठीक है, 100 आउट ऑफ 100 रैंक मिली है, वर्ल्ड ओवर फर्स्ट रैंक कर रहा है आईआईएससी, ठीक है। तो वो चीज़ें कैसे आ रही है, फंडिंग मिलेगी तभी तो काम हो पाएगा ना। एजुकेशन पेनिट्रेशन भी हमें इम्प्रूव करना है, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का काम क्या है कि जो लास्ट माइल है रिमोट एरियाज में भी, जोग्राफिकली हो चाहे सोशो इकोनॉमिकली हो, जो भी दूर दराज के लोग हैं उन सबको अपॉर्चुनिटी मिले। वैसे तो गवर्नमेंट ने टारगेट किया है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बेसिस पे 2035 आते आते हम ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो जो है हायर एजुकेशन में उसको 50% तक लेकर के जाएंगे, जो कि अभी करेंटली कितना चल रहा है 26.3%। इसके लिए हमें हमें चाहिए कि भाई एक स्ट्रॉन्ग, इंक्लूसिव, इक्विटेबल एजुकेशन सिस्टम बने, तो इन सारे इश्यूज़ को हमें हैंडल करना होगा, जो कि ये हमने यहाँ पे देखे, ठीक है। तो ये एजुकेशन से रिलेटेड आर्टिकल था, अच्छा था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है कॉलिंग कैंसर्स ब्लफ। ब्लफ का मतलब हो गया एक तरीके से आप यहाँ पे जुआ खेल रहे हो, बट अपॉर्चुनिटी है, होप है।
के श्रीनाथ रेड्डी जी के द्वारा लिखा हुआ आर्टिकल है। इनका ये कहना है कि मेरे पैटर्नल ग्रैंडफादर जो हैं उनकी डेथ हुई थी रेक्टल कैंसर की वजह से। तो मुझे पता है कि रेक्टल कैंसर कितनी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बट कल की एक रिपोर्ट देखी जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग थी कि 18 पेशेंट्स को ट्रीट किया गया मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जिसका नाम था डॉस्टरलिमैब, इसका यूज़ करते हुए। इसमें एक इंडिविजुअल को ना तो कीमोथेरेपी में जाना पड़ा, ना कोई सर्जरी, ना कोई रेडियोथेरेपी, कुछ नहीं लेना पड़ा। और ये स्टडी कंडक्ट हुई थी मेमोरियल स्लोएन केटरिंग कैंसर सेंटर इन न्यूयॉर्क। फिर ये पेपर पब्लिश हुआ, पूरी स्टडी न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में। और ये पता पड़ा कि बिना किसी सर्जरी के और बिना किसी थेरेपी के, इस तरीके की थेरेपी के ट्रीटमेंट किया जाना पॉसिबल हो चुका है। और उसमें 18 जनों में 100% रिजल्ट देखने को मिला है। तो बोले ये एनकरेजिंग है, ठीक है, क्योंकि बॉडी में कैंसरस ट्यूमर्स का 100% रिमूव होना ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब देखने वाली बात तो ये है लॉन्ग टर्म में कि रिकरेंस होता है कि नहीं, दोबारा से वो कैंसर आता है कि नहीं, या जो ट्रीटमेंट दिया गया है उसका कोई साइड इफ़ेक्ट है या नहीं। बाकी फ़िलहाल जो एनालिसिस किया गया है उसमें 18 इंडिविजुअल्स का जो रेक्टल कैंसर था वो अच्छे से सही हो पाया बिना कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी या सर्जरी, कोई भी इस तरीके की एक्टिविटीज़ में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, जो कि बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होती है। अब देखो ये जो एंटीबॉडी जो दी गई है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी दैट इज़ डॉस्टरलिमैब, ठीक है, ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की एक फैमिली है जिसका नाम है चेक पॉइंट इनहिबिटर्स। इसका मतलब क्या हो गया? देखो नॉर्मली क्या होता है, कैंसर सेल जब भी हमारी बॉडी में बनता है, किसी भी ह्यूमन बॉडी में कैंसर सेल बनता है तो वो अपने साथ में एक टाइप का प्रोटीन भी तैयार करता है। और वो प्रोटीन ऐसा होता है जो कैंसर सेल को प्रोटेक्शन देता है। प्रोटेक्शन कैसे? कि हमारी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम होता है वो इस कैंसर सेल को, एबनॉर्मल सेल को किल करने की कोशिश करेगा। तो उस कैंसर सेल को प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है ना, तो वो प्रोटीन क्रिएट करता है जो कि उसको डिफेंड करता है। इसका मतलब क्या हो गया कि कैंसर सेल खुद की प्रोटेक्शन के लिए एक प्रोटीन क्रिएट कर रहा है जिसके चलते हमारी बॉडी का जो सेल्फ डिफेंस सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है, वो उस कैंसर सेल को किल नहीं कर पाता है। और वो प्रोटीन कौन कौन से होते हैं? CTLA4 इनहिबिटर, PD1 इनहिबिटर, PDL1 इनहिबिटर। तो इस वजह से क्या हो जाता है, ये जो प्रोटीन्स है ना, ये इस कैंसर सेल को बचा करके रखते हैं और ये फिर कैंसर सेल आगे से आगे डिवाइड होती चली जाती है और ट्यूमर में कन्वर्ट हो जाता है फिर वो। तो क्या किया जाए? तो सवाल ये है कि ये जो प्रोटीन इसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं ना, इस प्रोटीन को अटैक किया जाए। एक तो होता है कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी में क्या होता है कि जी कैंसर सेल से बनी हुई जो ट्यूमर है उसको रिमूव कर दो और जहाँ जहाँ पर भी कैंसर सेल्स है उनको बर्न कर दो। एक तो तरीका होता है ये। दूसरा तरीका यहाँ पर है कि जो इसकी प्रोटेक्शन शील्ड है उसी को हटा दो ना आप, तो फिर बाद में हमारी बॉडी की जो एंटीबॉडीज हैं, हमारी बॉडी में जो इम्यूनिटी है, इम्यून सिस्टम है, वो ऑटोमेटिकली इस कैंसर सेल को किल कर देगा। तो अब की बार टारगेट किस पे किया गया है? इन प्रोटीन्स पे जो कि प्रोटेक्शन देते हैं कैंसर सेल्स को, ठीक है। और ये प्रोटीन्स हैं, इन्हीं को खत्म करने के लिए, इनको ही मतलब किल करने के लिए डॉस्टरलिमैब करके ये एंटीबॉडीज़ हैं वो दी जाती है। देखो आर्टिफिशियल क्रिएट की हुई एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि हमारी बॉडी में इंजेक्ट की जाती है। फिर बाद में ये क्या करेंगी, डेफिनेटली इसको, इन प्रोटीन्स को प्रोड्यूस होने से बचाएगी। और ये जो हमारी बॉडी में जो टी सेल्स होती हैं जो कि एक तरीके से एंटीबॉडी का काम करती है, इम्यून सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो फिर कैंसर सेल को सीधा अटैक कर पाती हैं। तो बोले इस तरीके से जो सेल मैलिग्नेंट होती है, मैलिग्नेंट मतलब वायलेंट सेल जो कि लगातार बहुत स्पीड से कैंसर सेल जो है वो डिवाइड हो करके और बाद में ट्यूमर में कन्वर्ट हो जाती हैं, तो उसको बढ़ने से रोकना, उसकी जो डिफेंडर है उसको हटा देना, और उसके डिफेंस हट गई तो फिर सीधा हमारी बॉडी का जो टी सेल है वो सीधा अटैक कर लेगा। तो यही है डॉस्टरलिमैब का काम, ठीक है, जिसमें क्या है, ये इनहिबिटर को भी होल्ड पे करती है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? द प्रोग्राम्ड सेल डेथ प्रोटेक्शन। द प्रोग्राम सेल डेथ प्रोटेक्शन, उसको मतलब प्रोटीन, सॉरी, प्रोग्राम सेल डेथ प्रोटीन, ठीक है, PD1, इसको रिमूव करने का काम कर देती है ये एंटीबॉडी। और ये रिमूव हो गया तो सेल की प्रोटेक्शन है वो खत्म हो गई, ठीक है, इस तरीके से। फिर बाद में टी सेल का मैंने आपको बता दिया, टी सेल जो है वो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम का काम चेक प्रोटीन से उनको हटा ही देगा। अब देखो बात ऐसी है, ये जो PD1 जीन के बारे में कब पता पड़ा था?
कि इस जेनेटिकल अपडेशन के बाद में जो प्रोटीन क्रिएट हो रहा है PD1, तो बोलो वो कब पता पड़ा। ये देखो 2018 में जो नोबेल प्राइज जिनको मिला था, जिनका नाम था ताशुकु होंजो, क्योटो यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, जापान से। उन्होंने ग्लोबल अटेंशन दिया था PD1 जीन का, कि भाई कैसे कैंसर सेल को प्रोटेक्ट करने में PD1 प्रोटीन काम करता है। ठीक है, फिर उसके बाद में निल्स लॉनबर्ग, सिलिकॉन वैली USA से बिलोंग करते हैं, उन्होंने मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपीज के ऊपर काम किया। इस तरीके से पहले जीन का पता पड़ा, उस जीन को हटाने की थेरेपीज तैयार हो गई। अब आप देखो हाई वॉल्यूम में प्रोडक्शन करना पॉसिबल हो पा रहा है इन एंटीबॉडीज़ का, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का, जिससे कि कैसे भी करके ये जो इनहिबिटर प्रोटीन्स हैं इनको हटाया जा सके और कैंसर सेल को इम्यून सिस्टम से सीधा डील करने के लिए ओपन कर दो, और फिर बाद में इम्यून सिस्टम खुद हैंडल कर लेगा। ऐसे में कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के कंपैरिजन में बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच हो गई कि सीधा कैंसर सेल को ना मार करके कैंसर सेल की जो पावर है ना उसको रिड्यूस कर दो। ठीक है, इनके जो राइट हैंड है उनको ख़त्म कर दो, कैंसर सेल सीधा अटैक में आ जाएगा। अब देखो बात ये आ जाती है कि कीमोथेरेपी से बचना ये बहुत ज़रूरी था, बहुत परेशान होता है पेशेंट। ठीक है, अब कुछ सवाल हैं, उन सवालों में पहला तो ये है कि कितने लंबे समय तक ये प्रोटेक्शन रहेगी। ठीक है, क्या रिकरेंस होगी या नहीं होगी वो देखो टाइम पे पता पड़ेगा, ट्रायल्स कंटिन्यू हैं। पर एक पॉइंट राइटर हाईलाइट करना चाह रहे हैं कि देखो अभी तो केवल 18 पेशेंट्स पर आपने देखा, एक लार्जर स्टडी की ज़रूरत है, क्योंकि स्मॉल नंबर्स कई बार मिसलीडिंग हो जाते हैं। देखो एक स्कॉलर रहे हुए हैं, 2 स्कॉलर्स रहे हैं जिन्होंने अपनी स्टडी में बताया था कि कभी भी आप स्टैटिस्टिकल स्टडीज़ करते हो तो वहाँ पर स्मॉल नंबर्स पे आप रिलाय नहीं कर सकते, नहीं तो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो 1983 में साइंटिस्ट थे J.A. हेनली और एक थे A. लिपमैन हेड। इन्होंने अपना आर्टिकल पब्लिश किया था कि आप छोटे सैंपल पे आप ट्राई करते हो तो वहाँ पर आप ये कह सकते हो इफ़ नथिंग गोज़ रॉन्ग इज़ एवरीथिंग ऑल राइट। ये सवाल था कि क्या कुछ गलत नहीं हुआ, इसका मतलब सब सही है, या फिर ये है कि जो गलत है वो हमें दिखा नहीं, ये भी तो हो सकता है ना। तो बोले इस चीज़ को क्लियर करने के लिए क्या हो, जो सैंपल साइज है वो बड़ा हो। इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था 3/n, ठीक है, जिसमें n जो है वो सैंपल साइज बोला था। तो बोला जितनी कम सैंपल साइज होगी उतनी ही एरर ज़्यादा हो जाएगी। 3/n मतलब ये एरर का चांस हो गया। ठीक है, अब जितनी सैंपल साइज बड़ी लोगे उतना ही एरर का चांस कम हो जाता है। भाई सीधी सी बात है, जितनी ज़्यादा सैंपल साइज लोगे अलग अलग केसेस बनेंगे, किसी के क्या प्रॉब्लम आ रही है, किसी की बॉडी में क्या प्रॉब्लम चल रही है, कोई डायबिटिक है, किसी का हाइपरटेंशन है, ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम चल रही है, कहीं पे कोई क्लाइमेटिक वेरिएशन आ रहे हैं। तो उन सारी चीज़ों को स्टडी करने के लिए पहले एक प्रॉपर मैनर में स्टडी होनी चाहिए। ठीक है ना। और उस मतलब बोला था ना इसमें कि पर्पजिव सैंपल होना चाहिए, जिसको बोला जाता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। बोला इस पर प्रॉपर काम कर, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन 3/n फॉर्मूला। ओके, जिसमें यही था कि जितना बड़ा सैंपल साइज होगा उतना ही एरर के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे में अभी जो 18 जनों पे ट्रायल हुआ है इसकी अगर बात करें तो 16.6% एरर के चांसेस हैं। ठीक है, रेट ऑफ ट्रीटमेंट फेलियर। तो इस रेट ऑफ ट्रीटमेंट फेलियर को रिड्यूस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सैंपल साइज और बढ़ानी पड़ेगी, और जितना हम सैंपल साइज ट्रायल ज़्यादा होंगे उतना ही हमारे पास में एक्यूरेसी भी आएगी। फिर राइटर लास्ट में एक ही चीज़ बोलते हैं कि रेक्टल कैंसर का ट्रीटमेंट लेकर के बहुत लोग परेशान भी हुए हैं, बट अब ये थेरेपी एक आशा की किरण लेकर के आई है। ये अगर प्रॉपर काम कर जाती है तो इससे बढ़िया और कोई ऑप्शन निकलेगा नहीं। फिर बाकी तरीके के जो कैंसर्स हैं उनको भी ट्रीट करने में हेल्प मिलेगी परेशानी के बिना। कल हमने देखा था और भी चीज़ें, महंगाई थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। 1 महीने का ट्रीटमेंट इससे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का रहता है लगभग 4 लाख रुपए, समथिंग ऐसे कुछ आ रही थी कल बात। ठीक है ना। तो कल वाला जो न्यूज़ एनालिसिस है वो अगर आपने खुद से पढ़ लिया दैट्स ओके, नहीं तो वो देख लिया तो भी अच्छी बात है, नहीं देखा तो देख लो, उसमें पूरा डिटेल में हमने देखा है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है द स्कैरसिटी ट्रैप, सोमित दास गुप्ता जी के द्वारा लिखा हुआ आर्टिकल है। देखो कोल इंपोर्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, कोल से ही डिपेंडेंट, कोल की ही हम बात कर रहे हैं एनर्जी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो जब से 2022 में अचानक से गर्मी बढ़ी है ना, तब से
पावर डिमांड भी बढ़ गई। अब पावर डिमांड बढ़ी है और दूसरा कोविड की थोड़ी बहुत कमी हुई है तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी बढ़ी हैं, ओवरऑल डिमांड बढ़ गई इलेक्ट्रिसिटी की। दूसरा, यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो इंटरनेशनल एनर्जी सप्लाई चेन है उसमें प्रॉब्लम आ गई, तो ऐसे करके कोल हो गया महंगा। आज अगर हम कोल इंपोर्ट करें तो पर टन $140 के लगभग हमें पे करना पड़ रहा है, जो कि पिछले साल इसी टाइम पर $60 ही हमें पे करने पड़ रहे थे। तो अब आप देख लो डबल से भी ज़्यादा हो चुका है। इसी वजह से क्या प्रॉब्लम हो रही है, जो भी कॉल बेस्ड पावर प्लांट जो कि इंपोर्टेड कोल्स पे ही बेस्ड थे, उनकी डिज़ाइन जो थी इंपोर्टेड कोल पे ही थी, बोलो उनको बंद करना पड़ गया मजबूरन। आज अगर हम देखें तो इनकी कैपेसिटी कितनी है, जो इंपोर्टेड कोल बेस्ड पावर प्लांट्स हैं 17 गीगावाट। तो अब आप देख लो कि 17 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगी तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई में प्रॉब्लम आएगी कि नहीं, कटौती होगी कि नहीं। फिर इसके लिए ऑप्शन निकाला जाता है कि भाई इंपोर्ट नहीं कर रहे हो तो डोमेस्टिक कोल के ऊपर डिपेंडेंसी हम रख लें। अब सवाल ये है कि डोमेस्टिकली हमारे पास में कोल अवेलेबल है या नहीं। आंसर है यस, अवेलेबल है, पर सप्लाई में प्रॉब्लम है, क्योंकि कोल माइंस हैं, उनसे थर्मल पावर प्लांट्स हैं, वो डिस्टेंस पे लोकेटेड हैं, तो रेलवे रैक्स जो चाहिए, मालगाड़ी में जो डब्बे होते हैं जिनमें माल लद के जाता है कोयलों का, बोलो उनका अवेलेबिलिटी कम है। इसका मतलब ट्रांसपोर्टेशन की वजह से अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। और वैसे देखा जाए डोमेस्टिकल प्रोडक्शन की बात करें तो वो अच्छा खासा है, पर सप्लाई अच्छे से नहीं हो पा रही है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का इशू आ रहा है। तो बोले इसको ठीक करने की ज़रूरत है। वैसे अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से ये कह दिया है कि जी जो प्राइवेट जो इंपोर्ट कोल बेस्ड जो भी हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करने वाले प्लांट्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के हों चाहे प्राइवेट के हों, बोला उनको मिलकर के अक्टूबर आने तक 38 मिलियन टन तक कोयला इंपोर्ट करना है, ये गवर्नमेंट ने बोला है। और जो भी आपको एक्स्ट्रा पैसा लगेगा उसको कंपनसेट भी किया जाएगा, गवर्नमेंट उसको कंपनसेट कर देगी। इस तरीके का बात भी बोल दी कि भाई यार कहाँ $60 पर टन के हिसाब से कोयला आ रहा था, कहाँ $140 पर टन के हिसाब से आ रहा है, तो महंगा तो पड़ गया ना। तो बोले महंगा जितना पड़ रहा है बोलो उसको कॉम्पनसेट किया जाएगा और डायरेक्शन इशू करेगा कोल इंडिया लिमिटेड, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया सारा का सारा कि भाई काम कौन करेगा, कोल इंडिया लिमिटेड, और फिर उसके बाद में जो जनरेशन कंपनीज हैं, थर्मल पावर प्लांट्स को ऑपरेट करने वाली कंपनीज हैं, उनके बीच में फिर डिवाइड कर दिया जाएगा जो भी नीडी हैं इंपोर्टेड कोल के। तो एक तो ये गवर्नमेंट ने रिफॉर्म किया है अभी, ठीक है, एग्रीगेशन इंपोर्टेड कोल, और टारगेट दे दिया, और उसको टैकल कौन करेगा, CIL। ओके जी, पहला काम गवर्नमेंट ने जो भी इस कोल सप्लाई में प्रॉब्लम को हैंडल करने के तरीके जो निकाले। दूसरा तरीका, गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 का एक सेक्शन है 11, उसको इन्वोक किया है। इस सेक्शन के बेस में क्या बोल दिया कि कोल बेस्ड प्लांट है वो अपनी फुल कैपेसिटी पे रन करेंगे, और जो भी उनका खर्चा बढ़ेगा, मान लो इंपोर्ट किया गया कोयला है और इस टाइम पे शॉर्टेज भी चल रही है तो महंगाई तो बढ़ी रही है कोयले की, बोलो उसको गवर्नमेंट कॉम्पनसेट कर देगी टाइम आने पर। ये कर दिया। अब इसमें प्राइवेट सेक्टर वाले भी आ गए, गवर्नमेंट वाले भी आ गए, दोनों। तीसरा, गवर्नमेंट ने इन्वोक किया टोलिंग का। इसमें ये कि जो स्टेट्स हैं वो ट्रांसफर करेंगे कोल को प्राइवेट जनरेटर्स को भी, क्योंकि प्राइवेट जनरेटर्स तो मुनाफे की बात करता है हमेशा। अब प्राइवेट जनरेटर से सीधी सी बात है, उनके पास में कोल शॉर्टेज है और कोल का अगर महंगाई हो रही है तो वो क्या करेंगे, ये देखेंगे भाई कितना टैरिफ हमें पर यूनिट के हिसाब से मिल रहा है और लागत कितनी आ रही है। मुनाफे की बजाय अगर वो नुकसान में जाते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे क्या, बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसे में ये देखा गया कि माइन है यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में जो जनरेशन कंपनीज काम कर रही है, वो प्लांट है यहाँ पे, थर्मल पावर प्लांट है यहाँ पे, और एक पावर प्लांट जो कि प्राइवेटली ऑन्ड है वो इस माइन के पास ही लोकेटेड है। अब आप बताओ कि इलेक्ट्रिसिटी किससे प्रोड्यूस कराओगे भाई, आपके पास में रेलवे ट्रांसपोर्टेशन की थोड़ी शॉर्टेज आ रही है ना, तो एक काम करो, इस थर्मल पावर प्लांट जो कि स्टेट रन है, इसकी बजाय इस प्राइवेट सेक्टर वाले को वहीं की वहीं अवेल कर दो, और वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके फिर बाद में अवेलेबल करा देगा। तो ऐसे में क्या हो गया कि जो अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो सकती है। इसका मतलब ये हो गया कि प्राइवेट सेक्टर को गवर्नमेंट सेक्टर के साथ में लेकर के और फिर बाद में प्रोडक्शन पॉसिबल किया जा सके, ठीक है। तीसरा ये रिफॉर्म हो गया।
चौथा, गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से सेंट्रल एंड इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, ठीक है, इसको एक पॉलिसी डायरेक्शन दिया है। इसमें ये कह दिया कि बेनिफिशियरी की कंसेंट लेनी जरूरी है। मान लो कि पहले जो लागत थी, ठीक है, उसके कंपैरिजन में अगर 30% ज्यादा लागत आती है ना, तो उस केस में बेनिफिशियरी का कॉन्फिडेंस में आना जरूरी है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि जो थर्मल पावर प्लांट में आप प्रोडक्शन करवाने की बात कर रहे हो, वहां पर आप थोपोगे भी नहीं, उनको कॉन्फिडेंस में लोगे, उनकी कंसेंट लोगे और फिर उसके हिसाब से प्रोडक्शन चलेगा। वैसे देखा जाए तो ये काम किसका होता है? सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन का। वो अपने हिसाब से डील करेंगे, ठीक है। बट गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दे दी कि भाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांस है, इसमें अब बेनिफिशियरी की कंसेंट लेनी भी जरूरी है, आप हर चीज थोप नहीं सकते हो। पांचवा जो कदम उठाया है गवर्नमेंट ने, वो ये एक कमेटी ऑफ ऑफिशियल्स सेटअप की गई है, जो कि कोल बेस्ड जनरेटर, जो कि इंपोर्टेड कोल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनके लिए एक मतलब उनको कॉन्फिडेंस में लेकर के काम किया जाए, तो एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी। छठा कदम गवर्नमेंट ने ये लिया है कि देखो, एडिशनल वर्किंग कैपेसिटी अगर हम लगाना चाहते हैं, भाई सीधी सी बात है, इलेक्ट्रिसिटी की कहीं शॉर्टेज आ रही है और दूर दराज के जो थर्मल पावर प्लांट्स है वहां तक कोल सप्लाई नहीं हो पा रहा है, बट माइन के पास वाले में प्रोडक्शन पॉसिबल हो पा रहा है, तो वहां पर एडिशनल वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी कि नहीं। तो उस केस में पैसों की जरूरत को फुलफिल करने के लिए कॉमर्शियल बैंक्स को भी एनकरेज किया है कि भाई एक काम, ये REC और ये जो फंडिंग होती है ना इनकी, तो भले इनको फंडिंग प्रोवाइड कराई जाए, जो भी एडिशनल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करने के लिए रेडी हैं उनको एनकरेज किया जाए, उनको पैसा अवेलेबल कराया जाए सस्ती रेट पे। तो इस तरीके से ये 6 कदम उठाए हैं। तो राइटर जो है इन 6 कदमों को एनालाइज कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट ने जो ये सेक्शन 11 ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट ऑफ 2003 का जो इन्वोक किया है, इसमें कुछ क्वेश्चंस छिपे हुए हैं, वो हम समझते हैं उनका आंसर क्या है। देखो, जो सेक्शन 11 है उसका सब सेक्शन 1 है, वो ये कहता है कि अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेज आती हैं, जैसे इमरजेंसी वाली परिस्थिति आ गई कि अचानक से गर्मियां बढ़ गई तो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ गई, तो बोलो उस टाइम पर गवर्नमेंट जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन से रिलेटेड डायरेक्शन दे सकती है। साथ में एक अप्रोप्रिएट कमीशन होगा जो कि फाइनेंशियल इम्पैक्ट को भी चेक करेगा कि कितना लोड, कितना बर्डन जनरेशन कंपनीज पे जा रहा है, जिससे कि उनको कॉम्पनसेट किया जा सके। तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, तो गवर्नमेंट ने एक्शन ले लिया। फिर बात आती है, गवर्नमेंट ने सेक्शन 11 क्लॉज 2 के बेसिस पे, ठीक है, ये कर दिया कि जी जो रेगुलेटर है, जैसे हम CERC की बात करते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी बॉडी है, ठीक है, CERC की बात करें, तो इसने अपनी तरफ से काम करना था। तो रेगुलेशन का काम यही था पूरा कि भाई कौन कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, कौन ज़्यादा कर रहा है, कौन कम कर रहा है। बट गवर्नमेंट ने इसको ओवरकम करते हुए एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी। वो कमेटी ऑब्जर्व करेगी कि कहाँ पर किसको कितना प्रोडक्शन करना है। तो ऐसे में एक तो रेगुलेटर आपने एक्ट के बेसिस पे, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, कानून के बेसिस पे स्टैब्लिश्ड नहीं है, तो इस केस में स्टैट्यूटरी बॉडी को आप हटा करके या फिर उसकी बजाय आप कमेटी को प्रेफर कर रहे हो, इसका मतलब एक कॉन्ट्राडिक्शन या कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ट्रस्ट डेफिसिट चल रहा है गवर्नमेंट और रेगुलेटर के बीच में। नहीं तो वो जो काम आपने कमेटी को सौंपा है, जो नहीं बना रहे हो कमेटी, उसकी बजाय आप रेगुलेटर को भी तो बोल सकते थे कि ऐसे ऐसे काम करना है, बट आपने ओवरराइड कर दिया रेगुलेटर को। तो मुद्दा यहां पर क्या आ रहा है कि गवर्नमेंट ने यहां पर प्रोएक्टिवनेस दिखाई है इन चीजों को हैंडल करने में, ठीक है, जो कि ठीक बात नहीं होती, क्योंकि एग्जिस्टिंग बॉडीज है, उनके पास में एक्सपर्टाइज होती है। दूसरा सवाल ये उठाते हैं राइटर कि आप रिवाइज्ड एनर्जी कॉस्ट की हम बात करें। रिवाइज्ड एनर्जी कॉस्ट का मतलब कि कितना पैसा अब ज़्यादा लग रहा है कोल को इंपोर्ट करने में, कितना प्रोडक्शन में एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है, कितना प्लांट को एक्सपेंड किया गया है। तो बोलो उसके लिए कॉम्पनसेशन देने के लिए आपने कमेटी को वर्क करने के लिए रेडी कर दिया और 6 प्लांट्स के लिए काम हो भी रहा है। पर सवाल वहाँ पर है कि बोलो कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोल की कॉस्ट क्या लग रही है उसको केवल अज्यूम किया जा रहा है। इसके अलावा कैलोरीफिक वैल्यू, कोल की क्वालिटी क्या है भाई, एंथ्रेसाइट है, बिटुमिनस है, लिग्नाइट है, किस टाइप का कोल है वो। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के बारे में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो इस केस में जब 6 प्लांट्स के साथ में आप नॉन ट्रांसपेरेंट मैनर में काम करोगे तो कितना ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो बाकी बचे हुए प्लांट्स के ऊपर अगर आप काम करोगे तो कहाँ फिर वो
जो इश्यूज हैं वो हैंडल हो पाएंगे। फिर थर्ड क्वेश्चन ये बताया जा रहा है कि भाई आप देखो कोल प्रॉब्लम किस चीज़ से रिलेटेड है। हमारे यहाँ पर कोल प्रॉब्लम रिलेटेड है ट्रांसपोर्टेशन से। तो इसके लिए ज़रूरी है कि रेलवे में जो भी रैक्स हैं कोल ट्रांसपोर्टेशन के लिए उनको इंक्रीज किया जाए। अभी अगर रियल सेंस में देखें ना तो हमारे यहाँ पर रेलवे में ट्रांसपोर्टेशन के लिए 38,000 टन कोल को ट्रांसपोर्ट करने की व्यवस्था है रेलवे के पास में। ज़रूरत है 1,000 एडिशनल रेलवे रैक्स को तैयार करना, तब जाकर के 38 मिलियन टन कोल का जो टारगेट है अक्टूबर 2022 तक का वो अचीव हो पाएगा। इसका मतलब सप्लाई साइड में जो ट्रांसपोर्टेशन इशू है ना उसको हैंडल करो, नहीं तो फिर बाद में जहां से हमने शुरुआत की है वहीं पर आकर के वापस फंस जाएंगे। क्योंकि डोमेस्टिकली अगर आप कॉम्पनसेट करना चाहते हो तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन को कम से कम इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन साइट तक तो पहुंचाओ। इस तरीके से यहाँ पर बताई जा रही है बातें, ठीक है। तो देखो डिस्कशन में ये 3 आर्टिकल्स मेन थे जिनको हमें डिटेल में देखना था। इसके आगे एक ये आर्टिकल है एमएसपी से रिलेटेड, ठीक है, जिसमें देखो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस सीएसीपी के द्वारा गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन दी जाती है कि भाई अब की बार एमएसपी कितनी क्या होगी। और एमएसपी डिक्लेयर करने से पहले ये देखा जाता है कि प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है। प्रोडक्शन कॉस्ट में क्या क्या आती है, देखो जो भी इनपुट लगता है ना, बीज लग गया, ठीक है, या फिर जो भी फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट हुई, ये सारी चीज़ें प्लस फैमिली लेबर, ये कैलकुलेट होती है। तो प्रोडक्शन कॉस्ट ये आ गई। और फिर बाद में जो फार्मर को बेनिफिट अर्निंग होनी चाहिए वो एक अलग चीज़। तो ऐसे में 2022-23 के लिए जो पैडी की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो एस्टिमेट की गई है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस के द्वारा 1360 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से, और एमएसपी डिक्लेयर की जा रही है 2040 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से। तो बेसिकली फार्मर्स को ये जो अब की बार एमएसपी डिक्लेयर की गई है ना पैडी की, ये 100 रुपये राइज की गई है पिछले साल के कंपैरिजन में पर क्विंटल के हिसाब से, ठीक है। तो मतलब फार्मर्स को कॉम्पनसेट किया जा रहा है इस चीज़ के लिए कि वही प्रोडक्शन कॉस्ट राइज हो रही है तो एमएसपी थोड़ी राइज कर दी जाए, ठीक है। और प्रोडक्शन कॉस्ट राइज होने के पीछे आपको पता है इंटरनेशनल इश्यूज भी है, इन्फ्लेशन भी है, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, लिंक बनाना आपको आना चाहिए। दूसरी तरफ गवर्नमेंट क्यों एमएसपी बढ़ा रही है राइस की, ठीक है, जबकि हमने कल बात भी की थी कि एमएसपी जो है वो नॉन वाटर गजलिंग जो क्रॉप्स हैं उनकी ज़्यादा हाइक होनी चाहिए, और बेशक की भी है गवर्नमेंट ने, बट राइस की भी हाइक की है पैरेलली। तो एडिटर बता रहे हैं एक तो क्या है, फूड ग्रेन स्टॉक को मेंटेन रखना चाहती है गवर्नमेंट, क्योंकि गेहूं की सप्लाई तो आ गई कम, ठीक है, और चावल की सप्लाई से गेहूं की सप्लाई को कॉम्पनसेट किया जाएगा, गेहूं की जो कमी होगी उसको कॉम्पनसेट किया जाएगा। तो उस पॉइंट को लेकर के यहाँ पर गवर्नमेंट ने ये कदम उठाए हैं। दूसरी तरफ ये बताया जा रहा है कि हमारे यहाँ पर कितना ज़्यादा क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की डिमांड है, क्योंकि पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना, महाराष्ट्र ये ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर शुगर केन और राइस की प्रोडक्शन बहुत होती है। इनके लिए जब हम ये जो करेंगे एमएसपी डिक्लेयर, तो इसकी वजह से फार्मर्स नॉन वाटर गजलिंग क्रॉप्स की तरफ शिफ्ट करें, ये थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो उस केस में कहीं ना कहीं वाटर टेबल लगातार डिक्लाइन कर रहा है, तो थोड़ा सा एनवायरमेंटली सोचने की ज़रूरत है, एडिटर ये बोलना चाह रहे हैं। ओके, तो थोड़ा सा बस इस पर एक बार नज़र डाल लेना, इसीलिए पोज रखा है। ओके, और एक आर्टिकल और है वो हम बाद में नेक्स्ट डिस्कशंस में हम ऐड कर लेंगे, जिसमें स्वच्छ भारत मिशन और जल जीवन मिशन इन दोनों को कैसे इंटीग्रेट किया जाए, जिससे कि ये कॉम्प्लीमेंट करते हुए आगे अच्छा परफॉर्म कर सकें। क्योंकि वीडियो लेंदी हो जाएगा, इस वजह से इसको होल्ड पे रख दिया। वैसे तो मैं न्यूज़पेपर शाम को शेयर कर दूंगा, ठीक है, बाकी हम इसको एक बार आगे जब भी कोई हल्का सा दिन होगा ना, जिस दिन कम डिस्कशन के लिए हेल्दी पॉइंट्स होंगे, कम पॉइंट्स होंगे, उस दिन इसको हम कवर कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।